वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। हरियाणा की खट्टर सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद विपक्षी कांग्रेस ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल खट्टर सरकार ने 4 दशक पुराने उस फैसले को पलट दिया है जिसके तहत संघ यानी कि आरएसएस की शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर रोक थी। अब इसके बाद कांग्रेस ने विवाद खड़ा करते हुए इसका विरोध शुरू कर दिया है। ऐसे में आने पर रोक होनी चाहिए। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, इस बहस में शामिल है। सबसे पहले मैं कांग्रेस से जो हमारे साथ केवल ढींगरा जी बने हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बाकी और भी मेहमान जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ेंगे, संघ विचारक भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं केवल ढींगरा साहब के पास जाना चाहूंगा। नहीं, ऐसा है, देखिए दिक्कत कोई नहीं है जी। सरकार जो है उसका काम जो होता है वो उसको जो दायित्व मिलता है वो सरकार को चलाने का दायित्व मिलता है, इलाकों में सेवा करने का दायित्व मिलता है। आरएसएस का काम करने का दायित्व तो नहीं मिलता। ये तो बेसिकली क्या है, बीजेपी की सरकार जो है वो मेन मुद्दों से ध्यान भटकाकर और लोगों को दूसरी तरफ लेके जाना चाहती है। आप बताइए कि सरकारी जो ऑफिसर होता है उसको कोई शाखाओं के अंदर मतलब प्रशासनिक जो है परीक्षण तो मिलता नहीं है। जो उसको वहां पे लक्ष्य चलाने की प्रक्रिया जो होती है वो परीक्षण दिलवाया जाता है। क्या ये सरकारी लोगों को लक्ष्य चलाने का परीक्षण दिलाना चाहते हैं या उससे सरकारी ऑफिसरों को क्या लाभ मिलेगा? मुझे तो समझ नहीं आता। लेकिन मेरे को ये कहना चाहता हूँ, ध्यान भटकाने का काम छोड़े। हमारे देश में मुद्दे बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम करने विकास की जरूरत होती है। महंगाई देखिए, आज 2014 और 2021 का विवरण ले लीजिए। जो 2014 के अंदर 60 रुपए का पेट्रोल था, आज 112 रुपए का हो चुका देश के अंदर। डीजल 55 रुपए का था तो 100 रुपए का हो चुका। एलपीजी 400 रुपए का था तो 834 रुपए का हो गया। दाल जो हमारे यहाँ पे 70 रुपए की थी वो 190 रुपए की हो गई। आटा 17 रुपए में बिकता था, 30 रुपए में हो गया। घी जो है 300 रुपए का था किलो और आज 650 रुपए का हो गया। ढींगरा साहब, इसका संघ की शाखा में जाने से क्या मतलब है? ये ठीक है, महंगाई बढ़ी है, इस पर महंगाई पर जिस दिन हम बहस करेंगे आपसे इस पर बात करेंगे। लेकिन आज हमारा सवाल ये है कि संघ की शाखाओं में जाने में अगर परमिशन मिलती है, आपने कहा कि लठ चलाना सिखाया जाता है, क्या सिर्फ लठ चलाना ही सिखाया जाता है? वो तो कहते हैं कि सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है, हिंदूवादी विचारधारा को जो है बढ़ावा दिया जाता है, वहां भारत की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है इस संगठन में। तो क्या कांग्रेस को भारत की संस्कृति अगर बढ़े, हिंदूवादी विचारधारा बढ़े, इससे दिक्कत है? तो महिलाओं को क्यों नहीं बुलाया जाता? उन्हीं आरएसएस की शाखाओं में महिला क्यों नहीं जा सकती? आप बताइए मुझे। नहीं, ढींगरा साहब, शायद जानकारी आपके पास नहीं है, महिलाओं का संगठन भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दुर्गा वाहिनी एक संगठन, इनके कई अनुषांगिक संगठन है, उसमें से एक महिलाओं का संगठन है जिसमें आपकी भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक भी है, उषा ठाकुर, मध्य प्रदेश से। वो वही महिला विंग से ही आती है। तो महिलाओं को कोई प्रतिबंध नहीं है, वो अलग विंग है, पुरुषों की अलग विंग है, महिलाओं की अलग विंग है। ये ऐसा दावा करते हैं संघ के लोग। जी, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, अलग से संगठन है, मान ली आपकी बात। जी, मैं आपको कह रहा हूँ कि शाखा के अंदर महिलाओं का आना वर्जित क्यों है? आपको जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब चाहिए ना। जी, दूसरी बात जी, मैं पूछूंगा, ये आरएसएस के प्रतिनिधि आएंगे, उनसे पूछूंगा। जी, आप सरकारी ऑफिसर को वहां लेके जाइए, खुशी से ले जाइए, लेकिन उससे उनको लाभ क्या मिलेगा? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। आप मेरी बात का सवाल का शायद जवाब दे नहीं पा रहे। नहीं, मैं आरएसएस के जो आएंगे विचारक उनसे लूंगा कि क्या फायदा होगा, क्योंकि ये बताना मेरा तो कही है। चलिए केवल जी, आपके सवाल जायज है और इन सवालों को मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे पूछूंगा। लेकिन अभी राजेश जौहरी जी हमारे साथ, वो सीनियर जर्नलिस्ट है। राजेश जी, मध्य प्रदेश से हैं आप। मध्य प्रदेश में तो पहले से इस तरह का बैन नहीं, हालांकि कमलनाथ सरकार जब आई दोबारा सत्ता में, दिग्विजय सरकार ने पहले रोक लगा दी थी, फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, उन्होंने उस बैन को हटा दिया। तो ये तो खेल चलते रहता है, कांग्रेस आती है बैन लगा देती है, बीजेपी आती है बैन हटा देती है, सरकारी कर्मचारी संघ की शाखाओं में जाते हैं, अभी भी जाते हैं। तो क्या जो सवाल कांग्रेस प्रवक्ता पूछ रहे हैं कि लाठी चलाना सीखने से क्या होगा, सरकारी कर्मचारी को आप क्यों लाठी चलाना सिखाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहला तो ये पॉइंट है कि जैसे मध्य प्रदेश में आरएसएस में जाना अलाउड है ना? जी।
तो उससे क्या समस्या आ रही है? यहाँ पे किसी कांग्रेस के किसी आदमी ने आज तक आवाज नहीं उठाई। खट्टर जी ने भी अगर चुपचाप से वो हो जाता, मतलब ऑर्डर हो जाता किसी को, तो वो बात नहीं रहती, लेकिन शायद उसका प्रचार प्रसार हो गया, इसलिए इतने सारे लोग ये रिएक्शंस आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा सबसे पहले, अगर आपके पास टाइम हो 5-7 मिनट का, कि आरएसएस की स्थापना कैसे हुई थी। एज ए पत्रकार जब अपन उसको स्टडी करते, जैसे आप लोगों का फोन आया तो हमने स्टडी किया सबसे पहले कि आरएसएस की स्थापना क्यों हुई। जैसा फिर हमने देखा कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि आरएसएस के लोगों ने उसमें अपने आजादी की लड़ाई में साथ नहीं दिया और उल्टा गद्दारी की। उसको भी पूरा स्टडी किया, लेकिन पता चला कि चूंकि खिलाफत आंदोलन में डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के पक्के कार्यकर्ता थे, बड़े पदाधिकारी थे, उन्होंने बार बार उसका विरोध किया, लेकिन जो उस समय की जो बड़े लीडर्स थे वो लोग नहीं माने उस बात को। तो खिलाफत आंदोलन में क्या क्या हुआ सबको मालूम है कि किस तरह का नरसंहार हुआ। तो उस गुस्से में आके, उस प्रोटेस्ट में उन्होंने एक संगठन बनाया कि मैं सिर्फ ऐसा संगठन बनाऊंगा जिसमें हिंदुओं को सांस्कृतिक और धार्मिक और ये चेतना उनकी मजबूत होगी और वो अपना भला बुरा समझने लगेंगे। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये होगी कि 65 की लड़ाई का अगर किस्सा देखें आप, 65 की लड़ाई में वहां पे 27 अक्टूबर 1965 की बात है, तो ढींगरा साहब को भी ये अच्छे से मालूम होगा कि उस समय वहां पे बहुत बर्फ जमा थी और जो पाकिस्तान की सेना थी लगभग श्रीनगर के किनारे पहुंच गई थी, जो पीर पंजाल के पर्वत है वहां तक पहुंच गई थी, और श्रीनगर पहुंचना उनके लिए मुश्किल नहीं था। तब आर्मी हेडक्वार्टर का एक ही मैसेज था कि आप चाहें श्रीनगर पूरा चला जाए, पाकिस्तान के हाथ में चला जाना चाहिए, चला जाए, चल जाएगा उस समय के लिए फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन एयर स्ट्रिप नहीं जानी चाहिए, जो हमारा हवाई अड्डा है वो नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा हवाई जहाज उतारने हैं, तो हवाई जहाज पे इतनी वहां पे बर्फ थी, वो हवाई जहाज उतर नहीं पा रहे थे। तो उस समय इनके पास लेबर नहीं थी, सर्दियों में कश्मीर में लेबर नहीं होती है। तो वो आरएसएस के हेडक्वार्टर गए वहां पे श्रीनगर के, वहां पे 2 लोग मिले उनको, एक प्रेमचंद, वो भी शायद ढींगरे ही थे शायद, जी नहीं डोगरा थे, वो डोगरा थे, और 2 लोग मिले। तो उन दोनों से उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा हमको 50 लोग चाहिए। तो 50 के बजाय 600 लोग मिले और बर्फ क्लियर हुई और 329 सिख रेजिमेंट के वहां पे सोल्जर्स उतरे और कश्मीर श्रीनगर को बचाया। ढींगरा साहब भले हंस रहे हैं, पर इस पूरी बात में कहीं जरा सी भी गड़बड़ हो तो ढींगरा जी कह सकते हैं। दूसरी बात है नहीं, मैं राजेश जी, मैं ढींगरा जी शायद इसलिए हंस रहे हो क्योंकि उन्हीं की पार्टी के जो जिनको बहुत मानते हैं ढींगरा साहब, पूरा देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था जिनको लाल किले पर परेड में मंजूरी दी थी। अब वो भले आज वो विरोध कर रहे हो उस स्वयंसेवक संघ का, लेकिन ये पूछना चाहिए कि नेहरू जी ने उनसे परेड क्यों करवाई थी, और इसकी वजह यही थी कि चाइना ने जी नहीं, इंदिरा गांधी जी ने क्या लिखा है, एक लेटर लिखा है जी नेहा जी कुछ कहना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी से। नेहा जी है, नेहा शालीन दुआ जी हमारे साथ हैं, वो शायद जवाब देना चाह रही है आपका। जी नेहा जी बोलिए। सारे भारतीय लोग थे, तो भारतीयों का जो विरोध कर रहे हैं आप, पहली बात जिन्होंने ये बात बोली के बारे में, मैं आ रहा हूँ ढींगरा जी और जौहरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नेहा जी कुछ बोल रही है जी। मैं कांग्रेस के नेता से ये पूछना चाहती हूँ जो ये कह रहे हैं, जिनको ये लगता है कि क्या योगदान था संघ का। तो 1965 की लड़ाई में जब अभी बताया मुझसे पहले जो पत्रकार हैं उन्होंने कि संघ की तरफ से जब वहाँ बर्फ उठाने का काम कोई नहीं कर पा रहा था, सेना तक में भी क्योंकि लोगों की कमी थी, लेबर की वहाँ कमी थी, तो स्वयं संघ जो आरएसएस के स्वयंसेवक थे, कार्यकर्ता थे जी, और 600 भी नहीं 500 से 600 की तादाद में, और वहाँ पर ये काम किया। तो इसे आप मतलब कोई सेवा नहीं गिनेंगे। और जो संघ की सेवाएं हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि इंदिरा गांधी ने भी रिकॉग्नाइज किया था। अरे ढींगरा साहब सुन तो लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, मैंने तो आपको आराम से सुना है, सुन तो लीजिए। नहीं ढींगरा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। नेहा जी कुछ कह रही, सुन लीजिए जी। आपको ना अंकल गुरु बुरा लगता है ना कोई और बुरा लगता है, लेकिन खराब लगता है क्योंकि वो सामाजिक लोगों में सामाजिक सद्भावना लाते हैं। इसलिए संघ आपको खराब लगता है कि हाय राम, संघ ने कैसे सबको एक कर दिया, कैसे संघ ने सब हिंदुओं को एक कर दिया। उससे पहले तो आप लोगों ने हिंदुओं को बांट रखा था, यही तो आप चाहते थे, यही तो कांग्रेस चाहती थी, हिंदू बटे रहे। लेकिन संघ के आने के बाद से संघ ने सब हिंदुओं को एक किया, ये संघ ने किया है। आप बताइए क्या गलत काम किया है, आप मुझे गलत काम दिलाइए। आपकी नजर में संघ आतंकवादी संगठन है, ये आपके बड़े बड़े नेता कहते हैं। अरे आपके नेताओं का क्या कहना, वो तो राम को भी काल्पनिक बोलते हैं। तो आप लोगों की बात
तो जनता विश्वास करती नहीं है, तो आप ढींगरा साहब, नेहा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। ढींगरा साहब से मेरा एक सवाल है। ढींगरा साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शायद आपने कहा कि मैं उनका विरोध नहीं करता हूं, शायद आप गए हो, जो थोड़ा बहुत मुझे जो पता है, जो बताया गया है, वहां जाने पर किसी के रोक नहीं है। वहां कांग्रेस का कार्यकर्ता भी जा सकता है, वहां सपा का कार्यकर्ता जा सकता है, वहां मुस्लिम जा सकता है, सिख जा सकता है, ईसाई जा सकता है। वहां जाति धर्म नहीं पूछा जाता है जब आप संघ की शाखा में जाते हैं कि आप किस धर्म से, किस जाति से। जो मुझे जानकारी मिली है कि वहां कोई भी जा सकता है और वहां पर कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है। तो उस विचारधारा से आपको क्या तकलीफ है? अगर सरकारी कर्मचारी चलाई जाएगा, सांस्कृतिक शिक्षा अगर लेके आएगा, क्या उसकी विचारधारा से आपको दिक्कत है? ढींगरा साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई सरकार है और अपनी वैचार, आप जैसे कि मानते हैं कि संघ की सरकार है, अगर वैचारिक स्तर पर, जमीनी स्तर पर अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसा कोई संगठन बना लेना चाहिए। आपके पास भी सेवादल जैसा संगठन है, तो आपको भी उसको मजबूत करना चाहिए। आप उसको मजबूत करने के बजाय दूसरे के संगठन को कमजोर करने की टीका टिप्पणी करने की कोशिश करते हैं। आपको नहीं लगता है कि आप भी कुछ इस तरह का करें कि जो उनको टक्कर दे सके? जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं किसी का संगठन में कमजोर करने की बात करता। मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, मुझे आरएसएस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो मर्जी करे वो हमारे भारतीय हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हमारे भारतीय हैं, सभी को विकास। तो सर, संघ में जाने से किसने रोका है? वहां ईसाई भी जा सकते हैं, सिख भी जा सकते हैं, और आपने देखा भी होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मंच पर सिख लोग पगड़ी लगाकर होते हैं, तो उसमें तो किसी को रोक नहीं है। उनके कोई ज्वाइनिंग प्रोस्पेक्टस में ये थोड़ी लिखा है कि मुसलमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में नहीं जा सकता है, या ईसाई नहीं जा सकता है, जैन नहीं जा सकता, बुद्धिस्ट। वो तो कहते हैं हम जाति धर्म पूछते ही नहीं है, आप भारतीय, इतना काफी है। अगर आप भारतीय है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जा सकते हैं। धनोज कुमार हमारे साथ बड़े लंबे वक्त से बने हुए हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। धनोज कुमार जी, आपको ये क्या बेसिक दिक्कत लगती है? क्योंकि देखिए, ये होता रहा है, मध्य प्रदेश हम चले जाए, छत्तीसगढ़ चले जाए, या फिर राजस्थान चले जाए। राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इस तरह का सर्कुलर लाया गया। फिर गहलोत साहब आए तो विधानसभा में यह कह दिया गया कि जो संघ की शाखा में जाएगा लिस्ट निकालो, उनकी सरकारी कर्मचारियों की कार्रवाई होगी। फिर कमलनाथ की सरकार आई एमपी में, वही हुआ कि बोले कि जो संघ की शाखा में जाएगा उन पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, वो छूट दे देती है। तो अब हरियाणा सरकार ने भी वो किया 40 साल, क्योंकि पहली बार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है लंबे वक्त बाद। तो जी, तो ये धनोज कुमार जी से मैं पूछना चाह रहा था, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई, वो हमारे साथ नहीं है, मैं ये सवाल पूछूंगा। नेहा शालीन दुआ जी कुछ कहना चाह रही थी ब्रेक से पहले। नेहा जी, वैसे मतलब कहा जा रहा है कि संघ की जो शाखाएं हैं उसमें सब लोग जाते हैं, इस तरह का एक सरकारी आदेश देने की क्या जरूरत पड़ गई कि सरकारी कर्मचारी भी जा सकते हैं? और वो ये कह रहे हैं, ये कांग्रेस का है कि लाठी चलाकर सिखाकर आप क्या करना चाहते हैं? सरकारी कर्मचारियों को लाठी चलाना क्यों सिखाना चाहते हैं आप? ये कांग्रेस का सवाल जी। ये कांग्रेस के सवाल जवाब देना चाहूंगी। जब कभी देश को जरूरत पड़े, जब हमारे सैनिक वहां जाके लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं, लेकिन हम आम नागरिक को भी अपनी सुरक्षा का अधिकार है, हर हिंदू का अधिकार है, हर किसी को, चाहे ईसाई हो। और हम तो कहते हैं कांग्रेस से भी आके अगर संघ में ये लड़ना चाहते तो कोई बुरी बात नहीं है। एक तरफ हम सेल्फ डिफेंस कहते हैं कि लड़कियों को सिखाना चाहिए, औरतों को आना चाहिए, और कि वो अपनी सुरक्षा कर सके, हम डिफेंस क्लासेस देते हैं। तो वही डिफेंस क्लासेस अगर संघ देता है तो इसमें बुरा क्या है? मुझे ये बता दे कांग्रेस। सेल्फ डिफेंस तो अच्छी बात है ना, कि हमें किसी को हमारे ऊपर अचानक हमला कर दे तो हमारे अंदर इतनी तो शक्ति हो ना कि हम अपना बचाव कर सके, दूसरे का बचाव अपना तो कर सके। तो अगर संघ अपना बचाव करना सिखाता है तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। और ये सिखा रहा है, सिर्फ ये नहीं कि किसी हिंदू को सिखा रहा है, किसी को भी, कांग्रेस का कोई भी चला सीख सकते हैं, वहाँ कोई भी जाके सीख सकता है, बशर्त कि उन्हें वहाँ क्या अपना, ठीक है, हर एक उसको के कुछ नॉर्म्स होते हैं, आप उसको फॉर्म भरिए और आप उस संस्था के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसमें बुरा ढींगरा साहब ये बता दें, इसमें गलत क्या है? अगर सेल्फ डिफेंस के लिए और संघ ने जो आज तक काम हिंदुस्तान की जो संस्कृति को आगे बढ़ाने का, और जो धार्मिक मतलब कि कल्चरल हमारा जो वैल्यूज है उसको जो लोगों के अंदर लेके गए हैं, लोग कल्चरल वैल्यूज को भूल गए थे। तो अगर ये ऐसा कर रहा है तो इसमें बुरा क्या है? जी जी बिल्कुल। मैं ढींगरा साहब, केवल ढींगरा साहब के पास जाना चाहूंगा। ढींगरा जी, सवाल नेहा जी ने जो पूछा है, मेरा भी ये सवाल आपसे, क्या मतलब आपको किस चीज से दिक्कत है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है, जब से वो आई और जब से मजबूत हुई है, कांग्रेस की नींव हिलती चली गई है, तो उस बढ़ती हुई विचारधारा से आपको दिक्कत है,
या संघ की शाखाओं में आपको लगता है कि कुछ आतंकी शिक्षा दी जाती है, कुछ धार्मिक नफरत सिखाई जाती है, उससे दिक्कत है? अगर वो चीजें हैं तो आपने 2-3 बार आपकी सरकार में संघ पर बैन भी लगा, आपातकाल के दौरान एक बार बैन लगा, आपके पटेल साहब ने एक बार बैन लगाया, और 3 बार आपकी केंद्र में सरकार थी तब इस पर बैन लगा चुके, लेकिन आप इस पर बैन रख नहीं पाए। आपकी कई लंबे वक्त तक इस देश पर आपने राज किया, लेकिन संघ पर आप बैन नहीं कर पाए। अगर कोई दिक्कत थी संघ में तो क्यों बैन नहीं कर पाए आप? और अगर दिक्कत नहीं है तो फिर उसको क्यों आप ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ एक सांस्कृतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? केवल जी, आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आरएसएस भी है और जमात इस्लामी भी है संगठन। ये संगठन दोनों के ऊपर बैन था, दोनों के ऊपर बैन हटा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप फिर मैं अपना ज्ञान क्लियर कीजिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक क्लर्क है, तो इस क्लर्क को आप लाठ चलाना सिखाओगे या पेंसिल चलाना सिखाओगे? एक क्लर्क का काम, बाबू का काम जो है अपनी फाइल को ओके करना है, अपनी फाइल को चलाना है, उसको नहीं ढींगरा साहब, क्लर्क से पहले वो एक इंसान भी तो है, क्लर्क से पहले एक इंसान भी तो है। वो क्लर्क तो उसका पद है सर सरकारी। अगर उसके पास सरकारी नौकरी नहीं होती तो कुछ और कर रहा होता, वो एक इंसान है, उस पर भी कोई अटैक कर सकता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से तर्क है कि सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है, तो क्या बुरी बात है इसमें? अरे सुनिए ना, सेल्फ डिफेंस के माध्यम बहुत सारे होते हैं जी। सेल्फ डिफेंस के माध्यम क्लर्क को, बाबू को बॉर्डर पे खड़ा करना थोड़ी होता है कि बाबू को बॉर्डर पे खड़ा कर देंगे। मोहन भागवत जी कहते हैं कि हमारी जो सेना है वो अपना जो फौज है उससे भी खुद की सुरक्षा। नहीं, केवल साहब ये बताइए कि अगर संघ लाठी सीखने पर क्या प्रतिबंध है? कई सरकारी कर्मचारी ऐसे होते हैं जो पहलवानी करते हैं, वो अखाड़े में जाते हैं, वो लाठी सीखते हैं, वो पहलवानी सीखते हैं, तो क्या आप इस पे भी रोक लगा देंगे कि सरकारी सेवा में अगर आप बाबू बनते हैं तो आप लाठी चलाना नहीं सीखेंगे, आप पहलवानी नहीं सीखेंगे? ये भी आप नियम ले आएंगे? जो सरकारी नौकरियां करते तो इनके हिसाब से तो रेसलिंग में नहीं करनी चाहिए, रेसलर्स को हटा देना चाहिए सरकारी नौकरियों। ये कहने का हिसाब तो यही है कि बहुत सारे रेसलर्स हैं हमारे देश के जो सरकारी नौकरी। चलिए नेहा जी, इनको ढींगरा साहब कुछ कह रहे, पहले पूरी बात सुन ले। वो समझा नहीं पा रहे, या तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वो बताते हैं और उसी में फंस जाते हैं, अपने सवाल में फंस जाते हैं। ढींगरा जी बताइए, क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई लाठी चलाता हो, कोई पहलवानी करता हो, कोई अखाड़े में जाता हो, संघ की शाखा में नहीं, कोई निजी तौर पर ही सीख रहा हो अपने अखाड़े में, तो उसको सरकारी नौकरी नहीं देनी चाहिए? क्योंकि उसको तो बाबू बनना है, उसको तो फाइल पास करवाना है, कुश्ती सीख के क्या करेगा? ये कह रहे हैं आप? सुनिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस शगुफा छोड़ने से लाभ किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, मुझे समझ में नहीं आई जी। मैं तो कह रहा हूँ कि आरएसएस जो मर्जी कराए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, जो मर्जी चाहे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि कोई आदमी बाबू आरएसएस में जाना उसका जरूरी है, ये भी नहीं है जी। मैं आपको फिर कहता हूँ, ये एक नया शगुफा छोड़ दिया आपने, बैन को हटा दिया आपने, जाने की इजाजत दे दी, अच्छी बात है दे दी, तो इससे कोई फर्क नहीं करता। मैं तो आपको बात ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या इस बात में साबित करना चाहते हैं कि हमारे देश के भारतीयों को आरएसएस का जो लाठी चलाना सिखाना है, क्या किस लिए सिखाना चाहते हैं, वो पूछ रहा था जी। मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे ढींगरा साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर जैसे आपने कहा, बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि किसी पर ये इंपोज नहीं किया जा रहा है, मतलब जो बैन लगा था, अगर किसी कर्मचारी की इच्छा है कि भैया इस संगठन में क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे आप ही की ओर से, मैं ढींगरा साहब मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं कि जैसे कई लोगों के मन में संशय है, वे कहते हैं कि आरएसएस भैया आतंकवादी शिक्षा दी जाती है, नफरत पढ़ाई जाती है, तो एक सरकारी कर्मचारी के मन में भी होता होगा कि यार मैं जाके तो देखूं शाखा में होता क्या है। अगर वो उस पर रिसर्च करने के लिए जाना चाहता है, आपने तो प्रतिबंध लगा रखा है, तो अगर वो जाना चाहता है, इंपोज नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? जैसे आपने कहा कि ये शिगुफा छोड़ दिया गया, नया मुद्दा, तो इसमें आपके उस पर राजनीतिक, वही ये चुपचाप से लगा दिया जाता, ठंडे बस्ते में चला जाता, लेकिन आपने इस पर ट्वीट किया, रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा कि ये भैया क्या चल रहा है, सरकार चल रही कि संघ की पाठशाला। मुद्दे को तूल तो आप ही ने दिया है ना, मुद्दे को तो आपने बड़ा बनाया है झूठ बोल रहे हैं क्या उस समय?
मोदी साहब कह रहे थे कि हमने आरएसएस में इतने आदमियों को भर्ती कर लिया, हमने आरएसएस में इतने बीजेपी में भर्ती कर दिए, आरएसएस के इतने संगठन में हमने लोग भर्ती, झूठ बोल रहे थे क्या? जी, वो लोग उस समय ले भी रहे थे क्या? मेरा सवाल कुछ और है सर, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मेरा सवाल कुछ और है। मैं इसमें जवाब देना चाहूंगी कि ढींगरा साहब जो कह रहे हैं, ढींगरा साहब जो कह रहे हैं, मैं उसका जवाब देना चाहूंगी कि लाठी सिखा के लोग क्या साबित करना चाहते हैं। संगठन पूछ रहे हैं आपके लाठियां चलाना सिखा के वो क्या साबित करना चाह रहे हैं, तो मैं इस पे जवाब दूंगी। जी जी, मैं ढींगरा साहब, मैंने बहुत वक्त दे दिया आपको, लेकिन आप मतलब मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब ही नहीं देते, आप नया सवाल एक खड़ा कर देते हैं। मैं नेहा जी के पास जाऊंगा। धनोज कुमार, डॉक्टर धनोज कुमार बड़े लंबे वक्त से, नेहा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर धनोज कुमार, क्या इसमें दिक्कत लगती है आपको तकनीकी तौर पर, आप राजनीतिक विश्लेषक के नाते क्या दिक्कत ऐसी है कि अगर किसी संघ की शाखा, एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन जो अपने आप को बताता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसमें अगर कोई सरकारी कर्मचारी को जाने की मंजूरी मिल जाती है पहले, जिस पर बैन लगा हुआ था, तो इसमें कांग्रेस विरोध कर रही है। इस विरोध में क्या समस्या आपको दिख रही है, क्या तकनीकी दिक्कत है, क्यों कांग्रेस इसका विरोध कर रही है? मैं ढींगरा जी आपके पास आ रहा हूं आपके पास एक एक करके। वे धनोज कुमार कुछ कह रहे हैं। जी जी धनोज जी। अरे ये चुप होगा तभी तो बोलेंगे, सुनेगा तब ना। जी जी ढींगरा जी आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं। धनोज कुमार कुछ बोल रहे। वक्त बीत जाने के बाद मुझे मौका मिला है। जी 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 जी, तो मैं चाहूंगा कि मुझे वक्त दीजिएगा। जी बिल्कुल वक्त दे रहा हूं मैं, आप बोलिए सुनील जी। जी, कि आज आपने ऐसा मुद्दा उठाया जिस मुद्दा को इस देश में 1947 में ही उठाना चाहिए था। जी। अरे चुप हो जाइए ना भाई, जुबान कट चुकी क्यों बोलते हैं? कांग्रेस के जुबान कट चुकी क्यों बोलते हैं ढींगरा साहब? ढींगरा साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, आपने बहुत बोल लिया। ढींगरा साहब मैं मौका दे रहा हूं, सुन तो लीजिए आप। कांग्रेस की यही दिक्कत है कि आप सुनते नहीं है, बोलना है, लेकिन सुनेंगे तब तो आप सुधार कर पाएंगे। सर सुनिए, किसी की आपत्ति है, कोई अगर सलाह दे रहा है तो सुनना चाहिए सर। अच्छा प्रवक्ता जो होता है अच्छा श्रोता भी होता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा सर, प्लीज सुन लीजिए। धनोज कुमार कुछ कह रहे हैं। अरे पहले सुनिए ना, शर्म आ जाएगी आपको, सुनेंगे तो लंगोट खिंच जाएगी आपकी। पहले सुनिए आप जी। अरे पहले सुनिए ना जनाब। इनकमिंग रखिए आप, आउट गोइंग से देश नहीं चलता है, इनकमिंग से चलता है, इसलिए आपको ना बाहर कर दिया। सुनिए सुनील जी। जी जी बोलिए बोलिए। अरे भाई इनको चुप कराइए, डिस्टर्ब कर रहा है। थोड़ा फेडर डाउन किया जाएगा सर, मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम फेडर डाउन करें। जी 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 से तो महात्मा गांधी को क्या उखाड़ लिया आपने? गोडसे तो मार दिया महात्मा गांधी को। गोडसे का चैप्टर खत्म, उसको फांसी की सजा दे दी आप लोगों ने। आप जिंदा रखते तब ना गोडसे को। गोडसे से तो डर लगता था पूरे कांग्रेस को। अरे एक गोडसे से कांग्रेस इतना डरता है, शर्म आनी चाहिए आपको। चुप रहिए, सुनिए पहले मुझे। ढींगरा जी सुन लीजिए। ढींगरा जी मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा। कोई मेहमान है हमारा, बहुत देर से बोलना चाह रहा है, उसको सुन लीजिए। मैं आपको मौका दूंगा उनकी बात का जवाब देने का, पूरा मौका मिलेगा केवल जी आपको, लेकिन प्लीज सुन लीजिए, सबको मौका मिलेगा। सबकी बात अगर इस बहस में रहेगी तो दर्शक भी अच्छे से समझ पाएंगे, आप भी बोलेंगे, वे भी बोलेंगे, नहीं सुन पाएंगे। जी कांग्रेस पार्टी को यही समझ में नहीं आता कि देश कैसे चलता है, देश में क्या क्या होना चाहिए। जी पहले सुनिए। अरे ढींगरा साहब सुनिए ना भाई, आपको अभी लोग देख के हंस रहे हैं। अरे हंस रहे अभी लोग देख के, आपको सुनिए। अरे गोडसे कांग्रेस का बाप था, महात्मा गांधी को मार दिया। आप सुनिए, तो गोडसे कांग्रेस का बाप था। कांग्रेस पार्टी गोडसे से ऐसे डरती है, कांग्रेस को गोडसे के भूत से भी डर लगता है। शांत रहिए, पहले सुनिए आप। सुनील जी चलिए नेहा जी ने जो सवाल उठाया मैं कांग्रेस से जवाब लूंगा। मैं राजेश जोहरी जी के पास जाना चाहूंगा, बहुत लंबे वक्त से मैं आता हूं, दोनों के पास आता हूं। राजेश जी मैं फिर वही सवाल पूछूंगा, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आप मध्य प्रदेश से भी है, वहां पर सरकारी अफसर जो जाते रहते हैं, हो सकता है राहुल गांधी जी कांग्रेस के कह चुके हैं कि भैया यहाँ पर नफरत की पाठशाला है, स्वयंसेवक संघ में नफरत सिखाई जाती है, तो वहां पर भी सरकारी कर्मचारी जाते हैं। तो वहां पर कुछ इसका दुष्परिणाम देखने को मिला है कि सरकारी कर्मचारी संघ की शाखा में गए, उसके बाद लाठी सीख के आए, वो कई दंगा उन्होंने कर दिया हो, कई किसी को पीट दिया हो, ऐसी कई घटनाएं घटी हैं मध्य प्रदेश में। ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि शाखा से जो लाठी सीख के आए और उस लाठी से उन्होंने जिस ऑफिस में काम कर रहे थे वह अपने बॉस को लाठी से मारा, ऐसा कभी सुनने में नहीं आया। पहली बात। जी
दूसरी बात ये है कि लातूर का भूकंप, भुज का भूकंप और सुनामी के समय 2004 में जो आई थी, ये तीनों को बड़े करीब से हम अपने अखबार की तरफ से कवर करने का हमें मौका मिला था। उसमें कोई सेवा दल नहीं था, ना पुलिस नहीं थी, फौज नहीं थी। आपको शुरुआत के जो 4-5 दिन थे, जब लाशें सड़ रही थी, जब स्मेल आ रही थी, तब हम वहां गए थे, तो हमने देखा निक्कर पहने हुए कुछ लोग मिले और उन लोगों ने क्या हुआ कि फिर कुछ रिश्तेदार भी आ गए जिनकी डेथ हुई थी, तो किसी ने कहा कि ये मैं मुस्लिम है तो मुस्लिम विधि से उसका मतलब संस्कार कराया, किसी ने कहा कि क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन विधि से और हिंदू है तो हिंदू विधि से। हमें नहीं लगता कि ऐसे संगठन को बैन करने की कोई जरूरत है जिसकी जो मरने के बाद भी इसकी बात की चिंता कर रहा है कि इसका संस्कार गलत नहीं हो जाए, एक बात। दूसरी बात, जमात इस्लामी के बारे में अभी ढींगरा साहब ने कहा कि जमात इस्लामी पे भी बैन लगा था, हटा, पर जमात इस्लामी पे जाने पर तो आपने कोई बैन नहीं लगाया किसी कर्मचारी को, कोई भी कर्मचारी जा सकता है। तो जमात इस्लामी पे जब बैन नहीं है तो आपने आरएसएस पे बैन क्यों लगाया, क्या सोच के लगाया, ये कांग्रेस ही बताएगी। तीसरा पॉइंट कि एक जो अभी नेहा जी ने बोला, सिविल डिफेंस का सिस्टम, अपने देश में टोटल फौज है 12 लाख, लगभग 5 लाख पुलिस है और थोड़े बहुत स्पेशल पुलिस के लोग हैं। तो क्या 135 करोड़ की जनसंख्या में अगर कोई सिविल डिफेंस की समस्या आती है तो क्या इतनी सी पुलिस और इतनी सी फौज संभाल लेगी? नहीं संभाल पाएगी। ऐसे में एक मजबूत सिविल डिफेंस का इंतजाम करना है, ये गृह मंत्रालय भी कई बार विचार कर चुका है। गृह मंत्रालय कांग्रेस के अंडर भी, सोनिया जी के अंडर भी और मनमोहन सिंह के अंडर भी और चंद्रशेखर के अंडर भी और अटल जी के भी और मोदी के भी, तो सबके अंडर जब उन्होंने ये बात करी है, तो ऐसे में अगर किसी लड़की को राष्ट्र सेविका समिति है जो वो अपनी लड़कियों को तैयार करती है कि लाठी चलाना सीख जाएं, कोई जेंट्स को तैयार करते हैं कि आप लाठी चलाना सीख जाएं, और इतना सीखने के बाद एक भी घटना ऐसी नहीं मिलती है कि उनमें से किसी ने उस लाठी चलाने का दुरुपयोग किया है, तो इसमें गलत क्या है। अब एक बात और बोलनी थी आपसे, बस 1 मिनट का समय और है कि आरएसएस पे गांधी जी की हत्या के बाद बैन लगाया, पर क्या आप साबित कर पाए ढींगरा जी कि वो गॉडसे जो है संघ के व्यक्ति थे? नहीं थे। जो अपने धनोज जी बोल रहे हैं आप उसमें ध्यान दीजिए, आज तक आप साबित, लेकिन आपको तो कोई भी मौका चाहिए। आपने 3 बार जो बैन लगाया, तीनों बार बस मौका देखते ही बैन लगा दो। आप तो जैसे ही आपकी सरकार बनती है, सबसे पहले जो राज्यपाल होते हैं, बीजेपी और कांग्रेस में अंतर क्या है, बीजेपी वालों को उतने तगड़े तरीके डिसीजन लेना नहीं आता है। आपके बनाए हुए राज्यपाल उनके शासन में कर सकते हैं, पर उनके बनाए हुए राज्यपाल आपके शासन में नहीं काम कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। आप इस बात को समझिए, कांग्रेस का कांग्रेस का जो जिसे कहना चाहिए डायनेस्टी वाला सिस्टम है। डायनेस्टी का मतलब वो मत समझिए जो आपको लग रहा होगा। डायनेस्टी का मतलब कि आपका एक जो राजा वाला जो सिस्टम है ना, वो नहीं होना चाहिए। आप भी प्रजा हैं, आप प्रजा के नहीं राजा। चलिए जौहरी साहब, मैं ढींगरा साहब से जवाब ले लेता हूँ। ढींगरा साहब फिर गन वाले भी है, पिस्टल वाले भी है, सारे ही है। जी मैं ढींगरा साहब, मेरा सवाल है कुछ आपसे। जो सवाल इन्होंने उठाए, नेहा शालीन दुआ ने भी कुछ पूछा, कुछ राजेश जौहरी साहब ने पूछा, मैं कुछ उसमें जोड़ देता हूं। एक पीएफआई संगठन भी है इस देश में, जो कई, जहां दिल्ली के दंगे हुए हो, जहां जहां कुछ दंगे होते हैं, उनके लोग पकड़े गए और कहा गया कि वो आतंकवादी संगठन है, फंडिंग भी होती है उसको। लेकिन कांग्रेस उसके बचाव में आ जाती है कि नहीं भैया, उनको तो बैन नहीं करना चाहिए। बैन करने की जब भी बात आती है, आपकी पार्टी उसके समर्थन में उतर आती है कि नहीं, ये तो कोई एक धार्मिक संगठन है, क्यों इसको बैन करना चाहिए। और संघ की बात पर आप कहते हैं कि नहीं, इसको तो बैन कर देना चाहिए, ये तो मतलब अच्छी बात नहीं है। तो ये ऐसी विचारधारा क्यों है ढींगरा साहब? जी सुनील जी, जी ढींगरा साहब, ये 54 साल पहले की घटना की बात हम कर रहे हैं। जी आप पहले समझिए इस बात को। 53 साल पहले जो बैन लगा था उसकी बात कर रहे हैं शायद। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बैन उस समय की क्या स्थिति थी मुझे नहीं मालूम। मैं आपको ये कहता हूँ, लेकिन इतना झूठ मुझे पता है कि जब इन्होंने गांधी जी को गोली मारी, वो गोडसे जी थे जिनको सजा हुई थी, इसी काम के बारे में सजा हुई थी शायद। आप कोर्ट की, मैं देखिए, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं इतना बड़ा ज्ञान दे दूँ आपको। मैं आपको सिर्फ जो घटना है उसका जिक्र कर सकता हूँ कि वहां पे गोडसे जी ने जो गोली चलाई थी, उससे गांधी जी की हत्या हुई थी। मैं आ रहा हूँ धनुष कुमार, आपके पास आ रहा हूँ, नेहा जी आपके पास भी आ रहा हूँ, इनको कहने दीजिए।
जल्दी में निपटा दिए ताकि सच्चाई बात नहीं होनी चाहिए। धनोज कुमार जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। नहीं, मैं धनोज कुमार आ रहा हूँ आपके पास। ढींगरा साहब को बोलने, ढींगरा साहब कह रहे कि वो गोली चलाई थी गोडसे ने, लेकिन सर आपकी सरकार उसके बाद कई दिनों तक रही, आप साबित नहीं कर पाए कि वो संघ के स्वयंसेवक थे। आप साबित ही नहीं कर पाए, बैन हटाना पड़ा आपको। देखिए, मैं गोडसे की बात कर रहा हूँ ना, मैं किसी और की बात तो नहीं कर रहा जी। गोडसे जो थे ये कभी कहते हैं कि हमारे संगठन के थे जी। नहीं, और जब छोड़ने और जो उस समय के प्रमाण मिलते हैं, उस समय ये गोडसे वाले जो है आरएसएस वाले सेम थे, एक ही उसमें थे। तो आप सर बैन क्यों नहीं लगा पाए? आप साबित क्यों नहीं कर पाए अदालतों में? आप साबित ही नहीं कर पाए, सरकार आपकी रही उसके बाद। मैं साबित नहीं कर रहा जी। कोर्ट ने गोडसे को सजा दी थी, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, दी थी या नहीं दी थी, फांसी की सजा हुई थी या नहीं हुई थी? जी। चलिए मान लेते हैं आपने कहा कि गोडसे की विचारधारा वाली आरएसएस, फिर भी आप कह रहे हैं मैं आरएसएस का विरोध नहीं करूंगा, आरएसएस के लोग बहुत अच्छे हैं, ये कहते हैं आप सर स्टैंड तो तय कर लीजिए कि आरएसएस है क्या। चलिए मैं अंतिम कमेंट लेना चाहूंगा, नेहा जी कुछ कहना चाह रही। नेहा जी बोलिए, नेहा जी कुछ कहना चाह रही। सर समय की कमी है, मैं आ रहा हूँ सबके पास। उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, अगर ये इतने देश के हितैषी हैं, जी। भिंडरावाला जो चाहता है जी। पंजाब को तोड़कर दलित बनाना चाहता है, और किसान आंदोलन में खुलेआम देखा गया भिंडरावाला ने अपने सपोर्टर भेजे, लेकिन कांग्रेस ने उसका विरोध नहीं किया। ना कांग्रेस कभी पीएफआई का विरोध, जो कि देश में ऐसी ताकतों को, मतलब देश के हित की बातें करते हैं। पीएफआई सारे आतंकवादी हैं जो भी पाए गए हैं, पकड़े गए हैं, जहाँ से बंडी गुड़िया। बिल्कुल इस पे बात नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं। राजेश जी अंतिम कमेंट। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश जी, नेहा जी राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अंतिम कमेंट। जी, बस एक बात और कहनी थी। ढींगरा साहब ने एक बात उठाई है कि बंगाल के चुनाव में बीजेपी का बहुत नुकसान हो गया, और कहाँ का बताया उन्होंने। तो बंगाल में भाजपा को नहीं, सुनिए, बंगाल में भाजपा की सीटें जितनी थी उससे कई गुना बढ़ गई, पहली बात। दूसरी बात, नहीं, दो उदाहरण सुन लीजिए। दिल्ली में नहीं, दावा छोड़िए, दिल्ली में साहब समय कम है, राजेश जी बोलिए। एक मिनट, दिल्ली और बंगाल में आप पूरे तरीके से वाइप आउट हो गए, पर आपको अपनी चिंता नहीं है, आपको ये चिंता है कि आपको इसमें खुशी मिल रही है कि बीजेपी हार गई। धनोज कुमार जी अंतिम कमेंट, बहस में समय। अंतिम कमेंट में मैं इतना ही कहूंगा, हाँ, अंतिम कमेंट में इतना ही कहूंगा कि मैं मनोहर लाल खट्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ ही मैं तमाम भारत के सरकारों से, अरे पहले सुनिए ना भाई, मिर्ची लग जाता है इनको। तमाम भारत के सरकारें जहां भी है उन सबों से मैं कहना चाहता हूं कि आरएसएस जो है इस देश की नीति है, इसको समझना चाहिए। जी। चलिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा जी, ढींगरा जी और राजेश जौहरी जी और धनोज कुमार जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में आने के लिए।